साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज का हमारा विषय है लाल किताब पर। साथियों मेरे पास पिछले काफ़ी दिनों से बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे। कुछ मेरी वीडियोस को देख के लोगों ने व्हाट्सएप किया मुझे बहुत ज़्यादा, बहुत सारे प्रश्न थे। तो उन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मुझे आज ये वीडियो बनानी पड़ी। लोगों ने मुझे बहुत बार लाल किताब से रिलेटेड सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चंस आए, जिनमें से टॉप प्रायोरिटी के जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैंने एक लिस्ट बनाई है। इन क्वेश्चंस को मैं कोशिश करूंगा कि आज आप सबके क्वेश्चंस का आंसर कर सकूं, आप सभी लोगों का अधिक से अधिक फायदा हो सके, अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके। इसी कामना के साथ मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। साथियों सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि लाल किताब क्या है। लाल किताब के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। कोई लाल किताब कहता है आसमान से उतरी हुई है। मेरे से बहुत बार लोगों ने पूछा कि सर हमें लाल किताब का बेसिक से बताओ, लाल किताब है क्या, लाल किताब की हिस्ट्री क्या है, कहाँ से चीज आई। देखिए लाल किताब के बारे में भिन्न भिन्न धारणाएं चलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सूर्यदेव के जो सारथी हैं उनकी किताब है अरुण संहिता। ये किताब सूर्यदेव के सारथी के पास थी, रावण उनसे छीन के ले आया और रावण से छीनने के बाद ये किताब अरबी देशों में पहुंच गई। रावण के पास रही, बाद में भी ये आज के टाइम सिनेरियो में अरबी देशों में पहुंच गई और उसके बाद आज ये किताब पाकिस्तान के अंदर एक लाइब्रेरी में सुरक्षित रखी हुई है। उसके जो अनुवाद और रूपांतरण हैं, जो जो चीजें हैं वो आज मार्केट में अवेलेबल है। एक धारणा इसके बारे में ये भी चलती है कि आकाशवाणी होती थी और पंडित रूपचंद जोशी जी जो फगवाड़ा के फरवाड़ा शहर के रहने वाले थे, पंजाब के फगवाड़ा के फरवाला के रहने वाले थे, आर्मी में असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर थे। उन्होंने इस किताब को लिखा है। उन्हें इस किताब का जनक भी कहा जाता है कि भाई उन्होंने इस किताब को लिखा, आकाशवाणी हुई थी और पंडित जी ने लिख लिया था। एक धारणा ये चलती है। एक मत ये चलता है कि पंडित जी की कोई आकाशवाणी नहीं हुई थी, पंडित जी की ग्रहों से डायरेक्ट बातचीत होती थी और पंडित जी उसको अनुवाद करते थे। ये लाल किताब के बारे में कहा जाता है। एक धारणा ये चलती है कि लाल किताब किसने लिखी आज तक किसी को पता ही नहीं है। पंडित जी ने, पंडित रूपचंद जोशी जी ने सिर्फ इसको अनुवादित किया, इसको ट्रांसलेट किया। ही वॉज द ट्रांसलेटर। और इसलिए ये भी कहा जाता है कि जो इसको पढ़ लेता है ये उसी की हो जाती है। एक धारणा ये भी चलती है। एक धारणा ये चलती है कि पंडित जी की ग्रहों से बात होती थी और पंडित जी लिखने बैठते थे। पंडित जी के 7 बेटे थे, तो वो जब भी लिखने बैठते थे उस दिन एक बेटे की बलि हो जाती थी। लास्ट में एक बेटा उनका बचा हुआ है और पंडित जी ने ऐसे 3 रजिस्टर लिखे, जिसमें से एक रजिस्टर मार्केट में आ गया और 2 रजिस्टर आज भी मार्केट में नहीं आए। एक धारणा ये भी चलती है लाल किताब के बारे में। तो लाल किताब के बारे में जो सबसे ज्यादा नाम, जो सबसे ज्यादा चीज आती है कि कौन किसका नाम रिपीटेडली आ रहा है, कौन बार बार किसके बारे में ये कहा जा रहा है कि कौन इस लाल किताब पे काम किया, तो वो पंडित रूपचंद जोशी जी का नाम सबसे अधिक आता है। उन्हीं के द्वारा लिखी हुई प्रकाशित किताब आज की डेट में चलती है। इसके कई सारे संस्करण आए। उर्दू और फारसी भाषा का इसमें ज्यादा प्रयोग किया गया है। शेर व शायरी का प्रयोग ज्यादा किया गया है। डिकोड करना आना चाहिए। पंडित जी ने सब कुछ लिखा हुआ है इस बुक में, सिर्फ डिकोड करना आना चाहिए। तो हम इस किताब के बारे में बताएंगे। सबसे पहले मन में पंडित रूपचंद जोशी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं कि लाल किताब की जरूरत क्या पड़ी और लाल किताब ही सब कुछ है क्या, वैदिक कुछ नहीं है, बाकी और साइंसेज हैं वो कुछ नहीं है। देखिए अगर मैं बात करूं तो जो हमारी वैदिक साइंस है, दैट इज द मदर ऑफ एस्ट्रोलॉजी। वो हर एस्ट्रोलॉजी की मदर है, परंतु उसमें क्या है, एक बेसिक ओवरव्यू दिया गया है, उसके बाद अलग अलग साइंस उससे निकली है। लाल किताब की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों लाल किताब करें हम, बाकी और बहुत सारी साइंस है। लाल किताब की कुछ ब्यूटी होती है। लाल किताब की ब्यूटी क्या होती है, एक तो लाल किताब की प्रेडिक्शंस जो निकल के आती हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आती है। प्रेडिक्शंस इतनी स्ट्रॉन्ग आती हैं हद से ज्यादा। जैसे मैं अभी आपसे बात करता हूँ, क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई बंदा आता है, मेरे पास कोई जातक आया और कि जी मुझे अपनी पत्री दिखानी है पंडित जी, आप कृपया करके मेरी पत्री देख दीजिए। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ, इसमें बड़ी एक रोचक सी स्टोरी है। हमारे देश में पहले क्या होता था, 1980 से पहले डिजिटल वॉचेस नहीं थी। भारत देश के अंदर 1980 से पहले डिजिटल वॉचेस थी ही नहीं, एनालॉग वॉचेस थी। डिजिटल वॉच जो आई 80 के बाद आई। और जितना मुझे याद है 1990 तक भी
कई कई 4-4 5-5 घरों में एक घड़ी होती थी, 10-10 घरों में एक घड़ी होती थी, एक पूरे मोहल्ले में एक घड़ी होती थी। लोग उन्हीं के घर जाके टाइम पूछते थे, बाकी सूरज की रोशनी के अकॉर्डिंग चलते थे। तो जो सबसे बड़ा फैक्टर है जहां बड़े से बड़े ज्योतिष मार खाते हैं, क्या होता है, सारी आप देखेंगे मैक्सिमम जो पत्रियां आपके पास आती है 1990 से पहले की ही आती है। तो समय का सही ना होना, आपके चार्ट में समय का सही ना होना, समय आपका गलत होना, 10-15 मिनट का डिफरेंस होना, आधे घंटे का डिफरेंस होना एक कॉमन सी बात है। तो उस चीज में ओवरकम करने के लिए लाल किताब एकदम सटीक साइंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूं, आपके पास कोई बंदा आया और अब आप उसका देखते हैं कि उसका ग्रह सपोज मंगल ही है, मंगल उसका मंगल बैठा है सपोज, और मंगल की डिग्री 10वें हाउस में या तो शुरुआत की है 1 या 2 डिग्री पे बैठा हुआ है, या 28 से 30 डिग्री पे बैठा है। 30 डिग्री पे तो खत्म ही हो जाता है, चरनी खत्म हो जाता है। तो जो डिग्री चेंज हो रही है उस समय पे भाव भी तो चेंज हो सकता है वो 10वें की जगह 11वें में हो, या 11वें की 10वें की जगह 9वें में हो। कई बार हम जब देखते हैं लग्न चार्ट को और भाव चलित चार्ट को, तो उसमें भी ग्रहों का डिफरेंस आ रहा होता है। तो अब ऐसी चीज में कैसे ओवरकम करें? आप कुछ भी रेमेडी करा दो, रेमेडी में निकलेगा क्या, रिजल्ट क्या आएगा? रेमेडी में रिजल्ट आएगा 0, बंदे को असर नहीं आएगा। बंदा कहेगा यार पंडित जी के पास गए तो सही पर मजा नहीं आया, पंडित जी अच्छे हैं। एक और छोटी सी चीज सुनाता हूं, डॉक्टर के पास अगर आप जाते हैं और अगर आप फेल हो जाते हैं, अब मैं डॉक्टर के पास गया, मेरे को फीवर था, मेरा फीवर ठीक नहीं हुआ, तो मैं दोबारा जाऊंगा, डॉक्टर साहब आपने जो दवाई दी है उससे ठीक नहीं हुआ, दोबारा दवाई दो। अगर आप डॉक्टर का कैलकुलेट करेंगे तो मुश्किल से 20 से 30% सक्सेस रेट होता है। परंतु जब कोई व्यक्ति एक एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है, गुरु के पास जाता है, तो उसकी एक्सपेक्टेशन मोर देन 100% होती है। वो चाहता है कि ये वो आपके बारे में 100% से ज्यादा बता दे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें सटीक प्रेडिक्शन और सटीक रेमेडीज देनी आनी चाहिए। सपोज अगर मंगल किसी का 11वें भाव में आ रहा है और 12वें में आ रहा है, चलित में हिल रहा है, मैं अटक जाऊंगा। मुझे सिर्फ उससे इतना कंफर्म करना है कि भाई तेरे घर के आसपास कोई ऐसा एरिया है क्या जहां हमेशा टेंट लगा रहता है, शादी का, ब्याह का, उत्सव का, हमेशा उत्सव का माहौल रहता है। मुझे उससे घर से ये पूछना है कि तेरे घर के आसपास कोई सरकारी वैद्य बैठा है, कोई डॉक्टर बैठा है। मुझे यही क्लियर हो जाएगा कि उसका मंगल 11वें में बोल रहा है या 12वें में बोल रहा है। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स हैं, हर ग्रह के, हर भाव के 700-800 सिम्टम्स हैं कम से कम, ज्यादा बेशक। तो ये आपको पता होने चाहिए, कम से कम 1200 सिम्टम्स है। तो वो आपको सिम्टम्स अगर पता है तो आप मुश्किल से 30 से 35 सेकंड में बंदे की प्रेडिक्शन दे सकते हो। बंदे की 5 मिनट में पूरा चार्ट एनालाइज करके ये बता सकते हो कि ये इस प्लेनेट इस भाव के अंदर बैठा हुआ है। ये सबसे बड़ा जो पावर है ये लाल किताब के पास है। इस तरीके से लाल किताब की प्रेडिक्शन स्ट्रॉन्ग है और ये बाकी साइंस को सुपरसीड करती है। अब अगली बात करें कि भाई जो रेमेडीज होती हैं, जो हमारे उपाय होते हैं, वो मैं लाल किताब की क्यों करूं? उपाय तो वैदिक में भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं। अब उपाय क्या क्या होते हैं? उपाय क्या होते हैं? तंत्र होता है, उपाय के नाम पे लोग तंत्र करते हैं। सबसे बड़ी बात, तंत्र घर गृहस्थी वाले लोग हैं, सोचेंगे कि ना करें, बच्चे वाले हैं, फैमिली वाले हैं, करने वाले पे भी दिक्कत और कराने वाले पे भी दिक्कत। मंत्र, जो ब्यूटीफुल रेमेडी है वो मंत्र की कहलाती है। ओम। जब भी आप कोई मंत्र बोलते हैं उससे वाइब्रेशंस निकलती हैं, और वाइब्रेशंस जो सृष्टि के रचयिता हैं, जो सृष्टि में जो वाइब्स निकलती हैं, जो सृष्टि में पॉजिटिविटी है आपके लिए, वो डिकोड करके आपके लिए लाती है। आपके लिए डिकोड की हुई पावर्स आती हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। परंतु अब जैसे बात करें कि भाई मुझे मंगल के 10,000 जाप करने हैं, मुझे शनि के 23,000 जाप करने हैं, कई बार 1.25 लाख जाप करने की जरूरत होती है। अब यहाँ एक सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि जो आज का समय है, जहां व्यक्ति भागता दौड़ता फिर रहा है, जहां उसे रोजमर्रा की जिंदगी में अपने लिए ही टाइम नहीं है, क्या वो 1 घंटा सुबह शाम मंत्र कर पाएगा डेली बेसिस पे? क्या इतना समय निकाल पा रहा है व्यक्ति? पहला क्वेश्चन मार्क। कि उसके पास इतना समय होना चाहिए कि वो अपने लिए जाप कर सके। दूसरी चीज, जाप के कुछ नियम होते हैं।
सबसे बड़ा नियम, जाप का उच्चारण सही से ना हो तो जो हम कह रहे थे डिकोड करके लाएगा, वो डिकोड कैसी होगी पावर्स? जाप का उच्चारण। अब दूसरा क्वेश्चन ही, जाप का उच्चारण भी बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि अगर मैं जाप का उच्चारण सही से नहीं कर पा रहा तो कोई फायदा ही नहीं है, जितने मर्जी जाप करते रहो। तो यहां आके एक बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है, क्या हम मंत्र कर सकते हैं? मंत्र की तरफ जाएं। रेमेडीज के नाम पे कुछ लोग जेम्स पहना देते हैं, कुछ लोग और बहुत बड़ी बड़ी चीजें, महंगी चीजें करा देते हैं। तो मैं जेम्स के नाम पे भी एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आज से मैं 50 साल पहले देखूं, 20 साल पहले देखूं तो जेम्स कम थे, 50 साल पहले देखूं तो और कम लोग जेम्स पहनते थे। अगर आप घर के किसी बुजुर्ग से पूछेंगे कि आज से 70-80 साल पहले भी क्या लोग इतने ही जेम्स पहनते थे, तो जवाब होगा नहीं, ये केवल राजा और महाराजा पहनते थे। तो क्या उस समय में सॉल्यूशन नहीं था? सॉल्यूशन तो तब भी था। तो सॉल्यूशन को समझने की जरूरत है। लाल किताब में वो उपाय निकलते हैं कि आप गए और जाके मंदिर में दूध रख के आ गए, आप गए और मंदिर में जौ रख के आ गए, राहु का उपाय। क्या होगा? सस्ता सा 20 रुपए 50 रुपए का आप रख के आ गए, 10 मिनट का टाइम लगता है, आपको वही असर मिलेगा जो आपको मंत्र से डिकोड होके मिलने वाला था। ये ब्यूटी है लाल किताब की। दूसरा क्या होता है? मंत्र आप धीरे धीरे महीनों तक करेंगे, ये आपको एज ए इंसुलिन काम करता है। जब डायबिटीज बढ़ जाती है तो उस टाइम पे गोली नहीं खिलाते बंदे को, कहते भैया इसको इंसुलिन लगाओ, इंसुलिन लगाते हैं, लगाते ही तुरंत आराम आ जाता है। यही ब्यूटी है लाल किताब की रेमेडीज का। तो हमें लाल किताब की वो रेमेडीज देने की जरूरत है जिससे कि बंदे को एज ए इंसुलिन काम करे। ये हो गई लाल किताब के उपायों की बात। इसलिए लाल किताब के उपाय महत्वपूर्ण हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इफेक्टिव हैं, सबको सुपरसीड करते हैं। अगर आप लाल किताब के उपाय देखेंगे तो बहुत ही अच्छे काम करते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से काम करते हैं। अब लाल किताब की बात करें तो लाल किताब क्या बोलती है कि लाल किताब बोलती है कि सिम्टम्स की बात करें। देखिए पंडित रूपचंद जोशी जी, जिसकी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, मैं और भी 1-2 बार उनका नाम लूंगा, दिल से बड़ा सम्मान करता हूँ, फोटो में ही देखा है, कभी देख नहीं पाए उनको। पंडित रूपचंद जोशी जी वॉज ऑफिसर इन आर्मी, ही वॉज असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर इन आर्मी। तो वो अपने शौक के तौर पे लोगों के हाथ देख लिया करते थे, लोगों की जन्म पत्रियां देख लिया करते थे। तो पंडित जी को किसी ने एक दिन कहा, बोले यार पंडित जी एक बात बताओ, मेरे बारे में कुछ क्यों नहीं बताते? पंडित जी ने कहा भाई बता तू अपने बारे में, तू अपना टाइम दे। तो बोला जी मेरे पास तो टाइम नहीं है, मुझे तो पैदा करके मेरी माँ ही भूल गई, ना मेरी माँ को याद और ना मुझे याद, जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन सेलिब्रेशन हुआ था। क्योंकि टाइम तो राजा महाराजाओं के ही याद होते हैं, हमारे जैसे गरीब आदमियों के तो टाइम ही याद नहीं होते। इस चीज पे पंडित रूपचंद जोशी जी ने जो चीज इंट्रोड्यूस की, जो उन्होंने लाल किताब के बारे में बताया, वो था सिम्टम बेस्ड थ्योरी। आदमी के सिम्टम्स पकड़ो, कहां सिम्टम्स जा रहे हैं। पंडित रूपचंद जोशी जी से जो लोग मिले हैं, मेरे नोन हैं, दिल्ली के कई लोग हैं जो मिले हैं उनसे जाके, आज वो खुद भी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, पर वो गए थे उस टाइम ऐसे जातक बन के गए थे अपने बारे में पूछने। तो उन्होंने खुद बताया पंडित जी पत्री नहीं देखते थे लास्ट टाइम, एट द एज ऑफ लास्ट टाइम पे वो सिर्फ ये पूछते थे कि बताओ भाई सिम्टम्स बताओ, तेरा ये हो रहा है, तेरा ये हो रहा है। वो पत्री खुद बनाते रहते थे, मिट्टी पे स्लेट पे वो बनाते रहते थे पत्री, और उसके हिसाब से ही वो उपाय देते थे। सिम्टम्स कैसे? जैसे मैं आपको एक सिम्टम्स बताता हूँ, चलो एक सिम्टम की बात करते हैं। सिम्टम, घर में भूरी चींटियां निकल रही हैं, निकल रही हैं। आप एक चीज बताइए, भूरी चींटियों से सिंपल सी मैं एक चीज बताऊं, भूरी चींटी अगर किसी के घर में निकल रही है, भूरी चींटियां जनरली डेली तो नहीं निकलती। इस चीज के बारे में मेरे अपने दादाजी पंडित रघुवीर सिंह जी ने भी मुझे बहुत कुछ सिखाया, और मैं पंडित रूपचंद जोशी जी को भी फॉलो करता हूँ। मेरे दादाजी, मेरे पंडित रघुवीर सिंह जी जो मेरे दादाजी थे, स्वर्गीय पंडित रघुवीर सिंह जी, उन्होंने ये बताया कि बेटा नवग्रह आदमी के इर्द गिर्द ही होते हैं, नवग्रह आदमी के इर्द गिर्द ही होते हैं। जब भी कुछ अच्छा या बुरा होने वाला होता है वो संकेत देना शुरू करते हैं। वो संकेत समझो, एकदम से कभी नहीं होगा, संकेत समझो। अब मुझे भूरी चींटियों का याद आया तो मैंने आपको भूरी चींटियों का नाम लिया एकदम। जैसे मैं बात करूं भूरी चींटियों के बारे में, भूरी चींटियां निकलना सूर्य के खराब होने का लक्षण होता है। जब भी घर में लाल और काली जो भूरी चींटियां होती है, लाल चींटियां होती हैं, जब भी वो निकले तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वो सूर्य खराब होने की तरफ
इंडिकेशन दे रही है। चाहे आपकी पत्री में सूर्य कितना भी अच्छा बैठा हो, निकल रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मतलब है। मेरे कई सारे केसेस हैं। गुड़गांव का एक केस है, वो मेरे पास बाद में आए, पहले नहीं आए। उनके घर में से स्टार्टिंग ऐसे हुई, लाल चींटियां निकलनी शुरू हुई। अब लाल चींटियां निकलती है तो हमारी जो बुजुर्ग औरतें थी, बड़ी समझदार थी, वो क्या करती थी, लाल चींटियां निकलती थी तो हल्दी डाल देती थी। आज की डेट में जो पढ़ी लिखी औरतें वो डीडीटी डाल देती हैं, कोई केमिकल डाल देती हैं लक्ष्मण। अब देखो इसकी मजे की बात बताता हूँ, जब चींटियां निकलती हैं वो सूर्य होती है, और जो पुरानी बड़ी बुजुर्ग औरतें थी वो हल्दी डालती थी, जो जुपिटर होता था, उसका मित्र ग्रह होता था, वो वहां सूर्य को सपोर्ट कर रहा होता था। तो जो नुकसान होने वाला होता था वो काफी हद तक कम किया जा सकता था। अगर आपने कुछ केमिकल डाल दिया, डीडीटी डाल दी, वो हो गया शनि का रूप, वो सूर्य को और ज्यादा खराब कर देगा। मेरे एक नॉन बंदे हैं, मेरे पास आते भी हैं, वो रेगुलर आते हैं। उनके साथ ऐसा ही हुआ था, 3 दिन उन्होंने लगातार डीडीटी डाली, चौथे दिन उसके हस्बैंड को एंटी टेररिस्ट स्क्वाड वाले उठा के ले गए। और वो बंदा इतना शरीफ, मेरे ख्याल से आज के कलयुग में उस जितना शरीफ बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। एक बंदा मेरा दिल्ली का नॉन है, पहाड़गंज में, नाम नहीं लूंगा, बड़ा आदमी है, काफी सारे होटल्स हैं उसके। उसका वो मुझसे वर्चुअल बनवा के ले गया। मैंने उसको बताया, मैंने कहा देख मुझे ना कुछ सूर्य की अंदेशा आ रहा है, कुछ सरकार से नोटिस वगैरह आ रहा है। बोला नहीं जी बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा मैं कुछ रेमेडीज दे रहा हूँ, तू कर लियो। तो उसने रेमेडीज शुरू नहीं की, ले जाके घर रख दिया, क्योंकि जब आदमी का सब कुछ सही चल रहा होता है तो वो रेमेडीज कम करता है। उसके घर भी ऐसे ही हुआ, चींटियां निकलनी शुरू हुई। चौथे दिन उसने मुझे फोन किया, बोला सर घर पे चींटियां निकल रही हैं। मैंने कहा भाई तेरे को उपाय दिए थे, मैंने पहले ही कहा था सूर्य खराब होने की निशानी है, तूने किए उपाय वो? तो बोला जी उपाय मैंने अभी शुरू नहीं किए, कल से शुरू करने हैं। मैंने कहा भाई इमीडिएटली कर, और चींटियों पे हल्दी डाल दे। वो हल्दी डालनी भूल गया, उसकी वाइफ ने, वो अपने काम पे था, उसकी वाइफ ने डीडीटी या जो मर्जी डाला, तो चींटियां मर गई। गवर्नमेंट से नोटिस आया, जो उसकी टॉप प्रॉपर्टी के होटल्स थे, गवर्नमेंट ने वो अवैध बताए कि इनको सील करेंगे और इनको तोड़ेंगे आगे से। सरकार से नुकसान। हर ग्रह सिम्टम देता है, वो सिम्टम पकड़ने की हिम्मत होनी चाहिए। पढ़ाई का अचानक रुक जाना, बृहस्पति खराब। सर के बाल इस एरिया के उड़ जाने, बृहस्पति खराब। माता से संबंध खराब अच्छे ना होना, माता से एकाएक संबंध खराब होना, चंद्रमा खराब। सूर्य से मुंह से लार टपकना, सूर्य खराब। हर ग्रह के सिम्टम्स होते हैं, सिम्टम्स होंगे तो सिम्टम्स को पकड़ना भी आना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा लोगों के घरों में ऐसी स्थिति बनती है कि रिश्तेदार ही नहीं आते हैं, महीनों तक नहीं आते हैं। अरे भाई रिश्तेदार क्यों नहीं आ रहे? मेहमान आते ही नहीं। बोले जी हम अपने बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ठीक है भाई मत करो, बट अगर मेहमान नहीं आ रहे हैं लंबे समय तक, मेहमान आपसे दूर होते जा रहे हैं, तो मंगल खराब की निशानी है। उस चीज को भी समझिए, मंगल खराब की निशानी है। स्किन रोग हो जाना, शुक्र खराब की निशानी। हर ग्रह के कुछ ना कुछ सिम्टम्स हैं, वो सिम्टम्स हमें पता होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारे पास था कि पंडित जी कुछ लोग कहते हैं कि लाल किताब से के हिसाब से हमें डोनेट नहीं करना चाहिए, डोनेशंस नहीं देने चाहिए। तो डोनेशंस के बारे में क्या होता है? डोनेशंस के बारे में क्या होता है, क्या दान करें क्या ना करें? देखिए इसके बारे में कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि पंडित जी दान करना तो अच्छी बात है, दान पुण्य तो हमें करना चाहिए, अगर दान पुण्य नहीं करेंगे तो बड़ी बेकार बात है। तो आपको मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ कि विधाता ने कुछ लिख के भेजा है आपकी किस्मत में कि आपको ये कर्म करना है इस जीवन में। अगर आप उस कर्म से आगे करेंगे, उस कर्म से आगे बढ़ेंगे, तो वो सच में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आपके लिए। कर्म अपना करना है, कर्म अपना करना है। कुछ व्यक्तियों की पत्री ऐसी होती है जिन्हें पानी का और दूध का दान सख्त मना किया गया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पानी का दान, पानी पिलाना तो बड़ी किस्मत अच्छी बात है। भाई पानी पिलाना अच्छी बात है, पानी का दान करना गलत बात है तुम्हारी पत्री। आप ऐसे केसेस देखोगे मेरे पास बहुत सारे हैं जी। मैंने तो कल छबील लगाई थी, छबील समझते हैं, पानी का निर्जला एकादशी पे जो प्याऊ लगाते हैं जी, मैंने तो प्याऊ लगवाया था, आज गवर्नमेंट का नोटिस आया बैठा है। पानी का प्याऊ लगवाया था, कल माँ चली गई। पानी का प्याऊ लगवाया था, आज मेरी हालत खराब हो गई, मेरा तो बिजनेस डाउन होता जा रहा है। पानी के प्याऊ लगवा रहे हो भाई? बिल्कुल लगवा रहे हो। पानी का दान किसे करना है किसे नहीं करना वो समझना बहुत जरूरी है। किस व्यक्ति को
किस व्यक्ति को दूध का दान करना है, किस व्यक्ति को दूध का सेवन सूर्य उदय के पश्चात नहीं करना, वो आपकी लाल किताब एक्सप्लेन करती है। अगर मैं बात करूं मूर्ति लगवाने की, कुछ लोग होते हैं, आपने देखा होगा वृंदावन में, जिन्होंने, भाई मैंने वृंदावन में जी धर्मशाला बनवाई। अब वृंदावन में कई बार जाओगे तो आप देखोगे कि बोले ये फलाने सेठ जी ने धर्मशाला बनवाई थी, बट अब इन सेठ जी की हालत बड़ी खराब है। कैसे खराब हो गई? आपकी पत्री में मूर्तियां लगवाना, आपकी पत्री में धर्मशालाएं बनवाना निषेध था, और आपने धर्मशालाएं बनवाई तो आपका काम खराब हो गया। अनाथ बच्चों को दान देना, अपने बच्चे चले जाएंगे, होती है कुछ लोगों की ऐसी पत्री, नहीं करना तो नहीं करना। कुछ लोग ऐसे होते हैं, अब आपको मैं इतनी बताऊं, ब्राह्मण का बच्चा हूं बट पत्री के हिसाब से आपको बताता हूं, ये बात सुनने में भी अजीब सी लगेगी। कुछ लोगों को मंदिर जाना भी निषेध होता है कि आपको मंदिर में जाके पूजा नहीं करनी है। अगर आप मंदिर में जाएंगे पूजा करेंगे तो गर्त नहीं जाएंगे। कई बार आपने देखा होगा ऐसे केसेस होते हैं, बोले यार बड़ा सज्जन आदमी है, सुबह शाम दोनों टाइम मंदिर जाता है, भगवान जी इसकी सुन ही नहीं रहे। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं कि भाई तेरा मंदिर जाना निषेध है, तू घर पे बैठ के पूजा कर, और सबसे बड़ी बात है तू उपवास कर। आप समझिए, ईश्वर ने उसे किसी और चीज के लिए बनाया है, वो लगा किसी और चीज में। मंदिर जाएगा, डे बाय डे डाउन होता जाएगा, उपवास करेगा, बिल्कुल खिलता हुआ चला जाएगा। इसके कई सारी चीजें देखनी होती है। 10th हाउस देखो आप, 4th हाउस देखो, आपको 8th हाउस का में कौन सा ग्रह बैठा है, 12th हाउस में कौन सा बैठा है। दुश्मन ग्रह बैठे हैं, आपको बिल्कुल मंदिर नहीं जाना चाहिए। दोस्त बैठे हैं, बिल्कुल जाना चाहिए मंदिर, जरूर जाना चाहिए, आवश्यक है। मंदिर जाओगे उतनी ग्रोथ होगी। 9वां घर 10वां घर भरा हुआ है, दूसरा खाली, मंदिर जरूर जाना चाहिए। 8वें में 12वें में दुश्मन बैठे हैं, मंदिर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, जाओगे बिल्कुल नुकसान होता चल जाएगा। ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, बहुत सारे लॉज हैं लाल किताब के, जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। निचोड़ यही निकलता है कि बंदा मंदिर चला जाता है, और मंदिर जाके क्या निकलता है, वे मैं मंदिर गया था और मंदिर जाने के बाद जी मैं तो सालों से मंदिर जा रहा हूँ जी, रोज मत्था टेक के आता हूँ, ईश्वर मेरी सुनी नहीं रहे। भाई ईश्वर क्या सुनेंगे तेरे, ईश्वर क्या सुनेंगे, तू बना ही नहीं है उस चीज के लिए। साथियों, अगला प्रश्न जो है वो प्रश्न है मंगल के बारे में, मंगल बद्ध के बारे में। तो मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि पंडित जी मंगल बद्ध क्या होता है, मंगल बद्ध क्या होता है, और हम कैसे पहचानें, जिन्हें पत्री देखनी भी नहीं आती, हम कैसे देखें मंगल बद्ध क्या होता है। बहुत बार सुनने में बड़ा कॉमन कर दिया आज के लोगों ने, मंगल बद्ध डरा रहे हैं मंगल बद्ध के नाम। देखिए, मंगल के बारे में अगर बात करी जाए तो अगर जिन लोगों को ज्योतिष का ज्ञान है तो कुछ ज्योतिष वाले लोग भी मंगल को क्रूर ग्रहों में गिनती करते हैं, अच्छे ग्रहों में, सौम्य ग्रहों में नहीं मानते। और मंगल बद्ध मतलब खराब हो गया, समझिए क्रूर आदमी और खराब हो गया, खराब होने की तरफ अग्रसर हो रहा है, तो वो कितना डैमेज कर सकता है। ऐसे लोगों की स्थिति क्या होती है, ऐसे लोगों की स्थिति ये होती है जी, ये लोग सिंपली वो लोग होते हैं जिन्हें कभी भी खुशियां रास नहीं आती। ये वो लोग होते हैं, कोई भी सेलिब्रेशन किया, सेलिब्रेशन करते ही या तो अगले दिन कोई वैसे बड़ा पंगा खड़ा हो गया, गवर्नमेंट का नोटिस आ गया, घर में लड़ाई झगड़ा हो गया, रिश्तेदारों में लड़ाई हुई। आप देखेंगे कई रिश्तेदार आप लोगों के भी ऐसे होंगे सभी के, कि जिनके यहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है तो कलेश होता ही होता है, शांति से कोई प्रोग्राम निकलता ही नहीं। उस घर में कई सारे लोग मंगलबद्ध होते हैं जो उन्हें पता नहीं चल रहा होता है। कई सारे लोग मंगलबद्ध होते हैं जो उन्हें पता नहीं चल रहा होता है। ऐसी सिचुएशन और भी क्रिएट होती है। बच्चा है, कोई बच्चा मंगलबद्ध है, केक काटा बर्थडे पे, उसके बाद खुद ही रो दिया। केक काटा, केक काटने के बाद कुछ और प्रॉब्लम आ गई। कई लोग आप लोगों ने देखी होगी, वीडियो सर्कुलेट होती है ना, बच्चा केक काट रहा है, केक काटने के बाद बाल जल गए, कुछ और चोट लग गई, केक उसके मुंह पे मार रहे थे, बच्चे को बेहोशी आ गई, उसके बाद मंगलबद्ध होते हैं। खुशियां किसी तरीके से भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते बेचारे। जब भी खुशियां मनाई प्रॉब्लम आ गई। कभी बंदे ने, ठीक है जी, कोई प्रोग्राम किया था, डीजे वगैरह लगा के डांस वांस किया, पता चला डीजे पे लड़ाई हो गई। ऐसे बंदों को हम बोलते हैं कि आप मीठा ना बांटें, खुशियां सेलिब्रेट करें। देखिए, खुशियां सेलिब्रेट करनी जरूरी है। दुनिया में अगर आदमी आया और खुशियां ही सेलिब्रेट नहीं करी तो फिर तो वो कहेगा जी पंडित जी आपके पास जाने का फायदा नहीं हुआ। तो हम उसको बोलते हैं मीठा मत बांट, बिना मीठे के आप सेलिब्रेशन करें। और भी बहुत सारे तरीके हैं डिपेंडिंग अपॉन जन्म पत्रिका। तो मंगल बद का सबसे बड़ा यही होता है। ऐसे बंदे को देखो, मंगल बद को खून से रिलेटेड समस्याएं भी होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर,
हाई डायबिटीज, ये सारे इश्यूज भी उन लोगों को हो सकते हैं। मंगलबद यही इसी चीज का नाम है। ऐसे में हम उससे सुराही में देसी खांड भर के भी दबवाते हैं, डिपेंड अपॉन जन्म पत्रिका। अगला मेरा प्रश्न है, मकान कुंडली के लिए पूछा था। बोले जी मकान कुंडली क्या होती है पंडित जी? लाल किताब में मकान कुंडली के बारे में भी बताया जाता है क्या? क्या होता है मकान कुंडली, या मकान में कोई भी स्थिति? देखिए लाल किताब, मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूँ, लाल किताब के बारे में एक चीज यही कही जाती है कि जिसने लाल किताब ढंग से कर ली है तो वो सारी साइंस को, सारी ज्योतिष की जितनी भी विधि चलती हैं सबको सुपरसीड करके आगे बढ़ सकता है। लाल किताब की अगर मैं बात करूं तो लाल किताब में अगर आपको लाल किताब के हिसाब से जन्म पत्रिका ढंग से पढ़नी आती है, आप ये बता सकते हो कि भाई तेरे घर में ऊन के गोले रखे हैं खूब सारे। अभी मेरे पास एक केस ऐसा हुआ, उसकी जन्म पत्रिका में मैं उसका बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कर रहा था, उसके पास टाइम नहीं था। मैंने कहा तेरे घर में ऊन के गोले होने चाहिए। बोले जी ऊन के गोले तो कोई भी नहीं करता, हम तो थोड़ा सा, मेरी वाइफ तो बिल्कुल मॉडर्न टाइप की है और अच्छी खासी सैलरी है उसके, कहेगी जी ये तो नहीं करते। मैंने कहा होने तो चाहिए। मैंने कहा पता करो। तो उसने अपनी वाइफ से पूछा, वाइफ ने मना कर दिया कि जी नहीं है उनके गोले। मैंने कहा यार होने चाहिए। उसके बाद उसने अपने फादर को कॉल किया, सेम घर में रहते थे, मदर उसकी थी नहीं। तो उसके फादर ने कहा बेटा बहुत सारे उनके गोले हैं जो तेरी माँ बनाया करती थी, मैंने तेरी माँ की याद में रखे हुए हैं। पिताजी ने माँ की याद में रखे हैं, बच्चे का बैंड बजे जा रहा है। मकान कुंडली के हिसाब से आप ये देख सकते हैं कि बंदे का जो घर है उस घर के सामने खाली प्लॉट होगा। बंदा जहां जहां भी रहेगा, 10 घर बदलेगा जिंदगी में तो 10 घर के सामने कुछ भी नहीं होगा, खाली प्लॉट होगा, सब कुछ बिल्कुल फ्लैट, कुछ नहीं होगा। अगर कोई गलती से मान लो वो ऐसे घर में जाके रहने लग जाए जहां पहले से घर बना हुआ है, तो उस घर से संतान सुख का साया उठ जाएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है, आप पत्री खोलते हो, पत्री खोल के बोलते हो बोले भाई घर में टूटी हुई छतरियां रखी हुई हैं, बंदा कहता है हाँ जी रखी हुई है। बंदे को बोलते हो बोले भाई घर में घुसते ही, जैसे ही तू घर में घुसता है, घर में घुसते ही टॉयलेट है एंट्रेंस पे, बोले हाँ जी है। आपकी 16 दिशाएं होती हैं वास्तु के हिसाब से, 8 दिशाएं, 4 दिशाएं, जितनी भी मान लो, 16 दिशाओं के हिसाब पे जो सबसे ज्यादा थ्योरी चलती है आज की डेट में वो चलती है। कुछ लोग 8 पे चलाते हैं जो क्लासिकल वास्तु करते हैं, कुछ लोग जिनको बिल्कुल अनाड़ी लोग हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा वास्तु एक्सपर्ट समझते हैं वो 4 पे ही चलते हैं, बस ऐसे ही चलते रहते हैं। बट जनरली 8 और 16 वाले आपको लोग मिलेंगे। आप किसी की भी जन्म पत्रिका में यहाँ पे बैठे बैठे, अपने ऑफिस में बैठे बैठे ये बता सकते हो कि भाई तेरे घर में उस जगह पे वास्तु दोष है। जैसे सपोज नॉर्थ ईस्ट का दोष आया, मैंने किसी की पत्री देखी, मैंने कहा भाई तेरे घर में नॉर्थ ईस्ट में दोष है। तो भाई ये पंडित उसको बोला पंडित जी दोष क्या होता है? मैंने कहा देख नॉर्थ ईस्ट पवित्र डायरेक्शन होती है, तेरे नॉर्थ ईस्ट में दोष हो सकता है, जैसे कि तेरे नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, तेरे नॉर्थ ईस्ट में कूड़ा कचरा रखा हो, तेरे नॉर्थ ईस्ट में जूतों का रैक रखा हो। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे ही केस में मैंने एक बंदे की पत्री देखी अभी 10 दिन पहले। मैंने कहा भाई तेरे ईस्ट डायरेक्शन में, मेरे स्टूडेंट ही हैं वो, शायद आप लोग वीडियो देखोगे भी तो खुद ही आपको पता भी चल जाएगा। मैंने कहा तेरे घर में ईस्ट डायरेक्शन में दोष है। बोले पंडित जी ईस्ट डायरेक्शन के दोष में क्या क्या हो सकता है? मैंने कहा टॉयलेट हो सकता है, पानी का टैंक हो सकता है और बहुत सारी चीजें, वो तो हजारों चीजें, मैं क्या क्या गिनूं। तो बोला जी मेरी इस डायरेक्शन में जितनी आपने 8-10 चीजें बताई है कुछ भी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। मैंने कहा होना चाहिए। अब वो बंदा बाहर है, लॉकडाउन चल ही रहा है, आप सबको पता है। मैंने उससे कहा तू अपने घर के वहां की फोटो खींच के भेज। फोटो उसने खींची, ब्लर सी आ रही थी। मैंने कहा यार पता नहीं चल रहा, तू वीडियो बना के भेज। अब जब उसने वीडियो बना के भेजी तो वीडियो में 1 सेकंड के लिए क्लिप ऐसी आती है। मैंने कहा रुक भाई यहाँ पे इसमें, मैंने कहा ये स्टैचू किसका रखा हुआ है? तो वहां पे स्टैचू रखा हुआ है बिल्ली का। देखिए आप, बिल्ली का स्टैचू, बिल्ली क्या होती है? बिल्ली होती है राहु। और ईस्ट डायरेक्शन किसकी होती है? अब सभी को पता है सूर्य भगवान की होती है ईस्ट डायरेक्शन। अगर ईस्ट डायरेक्शन में राहु का सामान आपने रख रखा है तो आपके सोशल रिलेशंस खराब होंगे ही होंगे, आपकी ईस्ट डायरेक्शन खराब होगी ही होगी। यही खास बात है ईस्ट डायरेक्शन की, कि अगर आपने ईस्ट डायरेक्शन में राहु का सामान रख दिया है तो वो आपने ईस्ट डायरेक्शन खराब कर ली है, ईस्ट डायरेक्शन आपने खराब कर ली।
अपनी विद्या पे पूरा भरोसा होना चाहिए। अगर आपने कैलकुलेशन सटीक कर ली, सामने वाला मना कर रहा है, करता है। मेरे पास अभी एक मेरी स्टूडेंट पढ़ती है, मेरी बच्ची है, छोटी बहन जैसी है, बच्चे जैसी है। उसके हम एक बार परसेंटेज ऑफ मार्क्स निकाल रहे थे 10th क्लास के। तो हमने 10th क्लास के निकाले। मैंने कहा बेटा तेरे 10th क्लास के मार्क्स ना इस हिसाब से 67-68% मार्क्स आने चाहिए। बोले भैया आज आपकी प्रिडिक्शन गलत हो गई, मेरे तो 79% मार्क्स थे। मैंने कहा इतना डिफरेंस तो नहीं आना चाहिए। ठीक है, 67 बोले थे, 68 69 बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। बोले नहीं भैया मेरे तो 79% थे। मैंने कहा देख बेटा मेरे हिसाब से तो यही आ रहा है और मैं अपनी कैलकुलेशन पे विश्वास करता हूँ। तो घर जैसे रिलेशन थे, कोई बात नहीं, उसने मुझे कुछ बोला नहीं, बट शी स्माइल्ड एंड वेंट। तो मैंने उसको बाद में 2 दिन के बाद वो मेरे पास दोबारा आई और बोली भैया मुझे आपसे कुछ बात करनी है। मैंने कहा बता बेटा। बोले भैया आप उस दिन सही थे। मैंने कहा क्या हुआ, किस दिन की बात कर रही है। बोले जब मैं आपकी प्रेडिक्शन, आप मेरे मार्क्स निकाल रहे थे। मैंने कहा अच्छा क्या सही था। बोले भैया वो मैंने ना आपको अपनी डेट गलत लिखवा दी। मेरी मदर ने मुझे मेरी डेट दूसरी बताई है, मेरी डेट दूसरी है, मेरी वो डेट नहीं थी। मैंने कहा चल बेटा कोई बात। तो आपको अपनी प्रेडिक्शन सही हो तो घमंड नहीं करना है, बिल्कुल सादगी से रहना है, सौम्यता से रहना है। प्रेडिक्शन गलत आएगी नहीं अगर आपने कैलकुलेशंस ठीक कर रखी है। गलत आ जाए तो उसको ठीक करने की भी हिम्मत रखनी चाहिए, बट अगर आप अपनी कैलकुलेशंस पे कॉन्फिडेंट हो तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो गई है। अपनी प्रेडिक्शन हमेशा सही है अगर मेरे को कैलकुलेशन ढंग से आती है। अपने काम पे कॉन्फिडेंस रखना है, ये भी लाल किताब एक बोलती है। अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है तो किसे कॉन्फिडेंस होगा। एक स्टोरी है अफ्रीका, अपना नियाग्रा फॉल्स की, वो थोड़ा सुनाना नहीं चाहूंगा बट उसमें लंबी स्टोरी हो जाएगी। नियाग्रा फॉल्स में ऐसे ही हुआ था, एक बंदे ने नियाग्रा फॉल्स में जहाँ बहुत तेज हवा चल रही है वहां पे रोप बांध के और अपना स्केटिंग जो व्हील्स वाली वो होती है, व्हील से रोप पे चला था और बाद में अपने गुरु को अपने कंधे पे लेके रोप पे चला था। तो उसके गुरु ने कहा था मेरा बच्चा है, मैं इस पे विश्वास नहीं करूंगा तो कौन करेगा। तो आप खुद अपने आप पे विश्वास नहीं करोगे तो कौन आप पे करेगा। स्टोरी गूगल पे पड़ी हुई है, पढ़ लेना अगर किसी को इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा हो तो। बाकी लाल किताब पे आते हैं, लाल किताब के प्रश्नों पे आते हैं। अब लाल किताब का अगला प्रश्न है कि पंडित जी क्या शादी और मैरिड लाइफ के बारे में पता किया जा सकता है। देखिए मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूँ। लाल किताब के अंदर वो ब्यूटी है जो आपकी शादी कब होगी वो भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं, और शादी कैसी रहेगी, हाउ विल बी योर मैरिड लाइफ, वो आप पता कर सकते हैं। इवन लाल किताब में कुछ चीजें ऐसी हैं अगेन जो दोबारा जो सबको सुपरसीड करती हैं। अब शादी के लिए आप एक चीज बताइए, शादी के लिए आप देख रहे हैं कि शादी कब होगी, ठीक है, बहुत सारी साइंस से देख सकते हैं। मैरिड लाइफ कब होगी, मैं आपको ऐसे ऐसे केसेस दिखाऊंगा, बहुत अच्छी चल रही है लाइफ, मैरिड लाइफ स्मूथ चल रही है, परंतु जैसे ही सेकंड बेबी होगा मैरिड लाइफ गोन। ये भी हो सकता है एक बच्चा हो और सेकंड अबॉर्शन के बाद मैरिड लाइफ खराब हो जाए। वो चीज लाल किताब से आप भली भांति प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों का शादी के टाइम पे उपाय होता है, थोड़ा सा हैवी उपाय कराते हैं। उनकी पत्री में दोष होता है। पत्री में दोष क्या होता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी की भी पत्री में युति बन रही है मरकरी, सन और वीनस की, बहुत सारी पत्रियों में आपको मिल जाएगी युति, क्योंकि दोनों ग्रह मरकरी और वीनस सूर्य के आसपास ही इर्द गिर्द ही रहते हैं, एक घर आगे एक घर पीछे। तो इसमें ये युति बन जाती है, इसमें वीनस खराब होने के चांसेस रहते हैं, वीनस खराब होता है। अगर दोनों की में बन गया, हस्बैंड वाइफ की में, तो बहुत ही जल्दी आपकी मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। बच्चा होने के बाद मैरिड लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा। बच्चा नहीं होगा तब तक बहुत स्मूथ रिलेशंस होंगे, रिलेशंस खराब होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये स्थिति केवल लाल किताब के थ्रू पता चल सकती है और इसको हम लाल किताब के साथ जोड़ के लाल किताब की स्थिति से हम निकाल सकते हैं, इसकी रेमेडी कर सकते हैं। कुछ स्थिति ऐसी होती है जो शादी के कुछ दिन बाद, महीने 2 महीने, कई बार तो स्टार्टिंग से मैक्सिमम 1 साल के बाद स्थिति बिल्कुल बिगड़नी शुरू हो जाती है, बिल्कुल बिगड़नी शुरू हो जाती है। आपका शादी के लिए जो कारक ग्रह माने जाते हैं, देखिए जो शादी के लिए घर देखे जाते हैं, दूसरा, 7वां, 11वां घर, जुपिटर और वीनस, ठीक है। अब अगर आपका आपके शनि देवता किसी ऐसे घर में बैठे हैं
जो जुपिटर और वीनस का है, तो वहां पर भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं शादी के कुछ समय के बाद। वो भी आप देख के बता सकते हैं लाल किताब से कि आपकी शादी के इतने दिन बाद प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो। उपाय वही बनता है, मुश्किल से 20, 30, 50 रुपए का बदलेगा, 50 रुपए में काम हो जाता है। ठीक है, तो ये लाल किताब की ब्यूटी है। शादी कब होगी, मैरिड लाइफ कैसी होगी, 7th हाउस कैसा रहेगा आपका, कौन कौन से ग्रह इस पे इम्पैक्ट डालेंगे, कैसे आपको इसको देखना है, कैसे इसके सूत्र निकालने हैं, वो आपको देखना है। लाल किताब में बड़े प्यारे सूत्र आते हैं। वो सूत्र आप लोगों को एक बार बता रहा था, सूत्र मेरे रह गए कुछ, जैसे आपको लाल किताब में पत्री देख के आप ये बता सकते हो, भाई जन्म के समय पे माता दूध नहीं पिला पाई थी। बंदा कहता है ये तो मुझे भी नहीं पता। भाई पूछ अपनी माँ से। माँ कहती है हाँ जी दूध नहीं पिला पाई थी। सब कुछ सही चल रहा है बंदे का, सडनली फाइनेंशियल लॉस, सडनली माता की तबीयत खराब। बंदे से पूछो भाई घर पे टॉयलेट ठीक कराया है, टॉयलेट चौक हुआ होगा जरूर, सीपेज आई हुई होगी। बंदा कहता है हाँ जी सीपेज तो आई हुई थी, मैंने टॉयलेट ठीक कराया था। उसके 2 दिन बाद ही माँ हॉस्पिटल पहुंच गई, या उसी दिन पहुंच गई। 2 दिन बाद ही जी लेनदारों ने कर दिया, जो फाइनेंसर थे उन्होंने हाथ पीछे खींच लिया। 2 दिन बाद ही कुछ इतना बड़ा लॉस हो गया। क्या टॉयलेट ठीक कराना इतना बड़ा गुनाह था? नहीं, वो एक संकेत था कि भाई अब आपके राहु देवता एक्टिवेट हो चुके हैं, इस घर में बैठे हुए। यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि अब आपका कितना नुकसान हो सकता है। बच्चा बैठा हुआ है, सब कुछ ठीक है, बच्चे की तबीयत सडनली खराब होनी शुरू हो गई बर्थडे के बाद से बच्चे ने खाना छोड़ दिया। बर्थडे के बाद से बच्चे ने खाना छोड़ दिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो लाल किताब से आप देख सकते हो, आप पूछ के देखना, बच्चे रात को पढ़ के सोते हैं और सुबह भूल जाते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चा रात को पढ़ के सोएगा, सुबह भूल जाएगा। ऐसी स्थिति में क्या है? उपाय लाल किताब के डिफरेंट घरों के हैं, इसलिए मैं सारा इस शॉर्ट वीडियो में नहीं बता पाऊंगा। डिफरेंट घरों के जो जनरल उपाय हैं वो मैं आपको बताता ही जा रहा हूँ साथ साथ, जो मेरे को लग रहा है। कुछ उपाय ऐसे हैं जो नहीं बता पाएंगे, लंबे उपाय होते हैं, हर ग्रह का अलग होता है। कई बार आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जी बिल्कुल सही थे, थायराइड डिटेक्ट हो गया। थायराइड डिटेक्ट हो गया तो भैया चेक करो। थायराइड का 100% इलाज, डायबिटीज का 100% इलाज, बच्चे का ना बोल पाने का इलाज, सब हमारे ज्योतिष में संभव है, सब लाल किताब के अंदर दिया हुआ है। मेरे पास एक गुड़गांव की लेडी आती है, उनके होटल्स हैं। शी वॉज वेरी गुड इन स्पीकिंग, उसकी स्पीच बहुत प्यारी थी, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे थे। BNI एक उनकी मीटिंग होती है, BNI में वो जाती थी और बड़ा अच्छे से बोलती थी। बट सडनली क्या हुआ, पिछले 2 सालों से उसकी स्पीकिंग पावर खत्म हो गई। बोल नहीं पाती है, बोलते बोलते अटक जाती है, स्पीच खराब हो जाती है। छोटा बच्चा है, बच्चा कितना बड़ा हो गया जी, 2-2.5 साल का हो गया, बच्चा बोल नहीं पा रहा है। कल मेरे पास एक केस आया था, 5.5 साल का बच्चा है जी, बोल नहीं पाता, साफ बोलने में दिक्कत है। अब देखो मैं तीनों केसेस की बात बताता हूँ। कल जो 5.5 साल वाला बच्चा आया था, उसके किसी अंकल ने मुझे कॉल किया। मैंने कहा यार ये बच्चा बोलने को लग जाएगा, पर इस बच्चे के साथ एक इशू है, ये बच्चे को ना तुम अंडे बहुत ज्यादा खिलाते हो, अंडे बहुत ज्यादा खाता है। तो वो बोला कि सर ये तो राजपूत परिवार से है और बड़े ही सज्जन राजपूत लोग हैं, वो बिल्कुल कृष्ण जी को मानने वाले, ये लोग तो कुछ भी नहीं खाते ऐसा अंडा वाला। मैंने कहा मेरे हिसाब से 110% खाते हैं, आप फोन करके पता करो। तो उन्होंने बताया कि ये बच्चा शुरू में ही अपने किसी अंकल के साथ अंडे खाने सीख गया था। इसको शुरू के 6-8 महीने के थे, तभी वो पीस के शुरुआती अंडों से करी, और अब ये अंडों पे ही जीता है, दुनिया भर के गर्मी सर्दी अंडे खाता है। वो लेडी जो मैंने बताया जिसके होटल्स हैं, उसकी स्पीकिंग खराब क्यों हुई? एग्स का इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गया था। बच्चा जो 2 साल का हो गया, बोल नहीं पा रहा, मदर फादर दोनों डॉक्टर हैं, अंडे खिलाए जा रहे हैं। आप लोग इस चीज को गांठ बांध लें, अंडे खाना मतलब मरकरी खराब होना। मरकरी वाणी, आपकी स्पीकिंग पावर खराब करनी है, अंडे चिकन खाओ, खराब होगा ही होगा। ये थ्योरी लाल किताब एक्सप्लेन करती है आपको।
आप कहाँ चीजें खा के अपने इसको खराब कर रहे हैं, कहाँ चीजें कैसी चल रही हैं, उस चीज को बिल्कुल सिम्टम वाइज देखना बहुत जरूरी है। जब बंदा आपके पास आके बैठता है, उसके चारों तरफ जो उसके नवग्रह होते हैं उनका एक ओरा होता है, वहां आपको पता चल जाता है कि भाई बंदा क्या करता है, बंदा किस प्रश्न को लेके आया है। फिर भी बंदे का जैसे ही क्वेश्चन आता है, बस वही समझ जाओ कि भाई इसकी यही प्रॉब्लम है। बंदा बोलता है मेरी ये समस्या है, ठीक है भाई तेरी ये समस्या है तो तुझे ये काम करना है और तू ठीक हो जाएगा। ये हो गया यहां तक के प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जी लाल किताब में कई सारी कुंडलियां बताई जाती हैं, कुंडलियों की अलग अलग टाइप बताई गई है। देखिए लाल किताब में कुंडलियों की बहुत सारी टाइप बताई गई है, टाइप्स ऑफ कुंडली। इसमें सबसे पहले अंधी कुंडली आती है जिसका बहुत ज्यादा महत्व है। अंधी कुंडली, अंधी कुंडली क्या होती है? अंधी कुंडली, अंधी कुंडली को आप ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, अगर किसी का कर्म क्षेत्र दुश्मन ग्रहों के कारण या पापी ग्रहों के कारण खराब हो रहा है तो वो कुंडली अंधी हो जाती है। और उस व्यक्ति के जीवन में ऐसा समय जरूर आता है कि जब वो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में, अपने कमाने वाले क्षेत्र में बिल्कुल ब्लाइंड फील करता है, जैसे एक नेत्रहीन फील करता है, दिशा विहीन फील करता है। जो एक दिशा विहीन आदमी होता है, जो एक नेत्रहीन आदमी फील करता है ना कि जी मैं तो सामने खड़ा हूं और मुझे दिख ही नहीं रहा कुछ भी। आप अपनी आंख पे पट्टी बांध के देखो, ब्लाइंड, वो व्यक्ति अपने जीवन में सेम वैसा ही फील कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता होता कि अगला स्टेप क्या लेना है, इस बिजनेस को बंद करूं, इस जॉब को छोड़ूं या दूसरी लूं, या इस बिजनेस को बंद करके दूसरा बिजनेस स्टार्ट करूं, दूसरा चलेगा नहीं चलेगा, या दूसरा करूं तो क्या करूं, जॉब छोड़ के जाऊं तो कहां जाऊं, बॉस से माफी मांगू, बॉस से झगड़ा करूं, सहकर्मियों से माफी मांगू, सहकर्मियों से झगड़ा करके चलूं आगे, कुछ नहीं पता। दे आर फीलिंग लाइक ए ब्लाइंड पर्सन। वो एक अंधी कुंडली होती है और वो अंधी कुंडली ही इस चीज को एक्सप्लेन, इस चीज का कारण होती है। और भी बहुत सारी कुंडलियां हैं। अगर मैं बात करूं, आपकी सेमी ब्लाइंड कुंडली भी होती है, धर्मी कुंडली होती है। कुछ धर्मी कुंडलियां ऐसी होती हैं जहां पापी ग्रह पाप ना करने की कसम खाते हैं। वो ये कहते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। राहु केतु शनि वो कहते हैं हम पाप नहीं करेंगे। ऐसी कुंडलियां भी होती हैं, पाप नहीं करेंगे मतलब वो अपना बैड इफेक्ट ज्यादा नहीं देंगे। अच्छा देंगे इस चीज की कोई गारंटी नहीं है, बैड इफेक्ट नहीं देंगे। कुछ जगह पे ऐसी चीज आती है नाबालिग कुंडली, जो सबसे ज्यादा, मैं अगर बात करूं, जो सबसे ज्यादा जिसका डर लगता है वो होती है नाबालिग कुंडली। ये लोग ऐसे होते हैं, ये पूरी जिंदगी इनकी कुंडली ऐसी बनती है, इनमें केंद्र के घर खाली रह जाते हैं, इन बाकी ग्रहों की पोजीशन पापी ग्रहों से भरी होती है। ऐसी स्थिति में ये लोग ऐसी पोजीशन में होते हैं बेचारे कि पूरी जिंदगी नाबालिग ही रहते हैं। नाबालिग आदमी कौन होता है? जो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, जो डिसीजन लेता है बेचारे का डिसीजन गलत हो जाते हैं। फिर लगता है यार ये तो जल्दबाजी में डिसीजन ले लिया, ये तो गलत डिसीजन ले लिया, इस डिसीजन को लेके तो मेरा नुकसान ही हुआ है। तो ये भी आपको समझने की जरूरत है कि जो नाबालिग कुंडली होती है उस कुंडली वाले व्यक्ति को हमेशा सलाह लेकर काम करना चाहिए। इन व्यक्तियों की जो कुंडली होती है उसमें ऐसे योग बने होते हैं कि जब भी ये काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे, उसके डिसीजन, उसके एंड रिजल्ट्स खराब ही आए। अब आते हैं एक क्वेश्चन आया मेरे पास अगला, इसमें काल सर्प की कुंडली होती है। मैं कुंडलियों को एक बार थोड़ा सा बता दूं। काल सर्प की कुंडली होती है, सभी लोगों को पता है, थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। राहु केतु के अक्षांश के अंदर अगर सारे ग्रह आ जाएं तो काल सर्प की कुंडली कहलाती है। इस पे तो पूरा एक लेक्चर है, मैंने पूरे बहुत सारे नोट्स कर रखे हैं। काल सर्प के बारे में मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसमें समझ सकते हैं। साथियों हमारे पास अगला प्रश्न है कुर्बानी के ग्रह। मेरे पास बहुत बार आया, बहुत से लोग बोलते हैं कि पंडित जी कुर्बानी के ग्रह क्या होते हैं? हमें सुनने में आता है कि कुर्बानी के ग्रह होते हैं, ये क्या शब्द है कुर्बानी, नाम से ही अजीब सा लगता है। देखिए जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले बताया, पंडित रूपचंद जोशी जी उस समय के थे जब उर्दू और फारसी भाषा का चलन ज्यादा था। लगभग 1937 से 1942-45 के आसपास जो चीजें सारी प्रकाशन, जो इसके संस्करण आए, जो सबसे पहले संस्करण आए, उर्दू और फारसी का चलन ज्यादा था। तो कुर्बानी के ग्रह क्या होते हैं? इसमें बेसिकली क्या होता है, हर ग्रह ने अपने कुछ ऐसे एजेंट ग्रह रखे हुए हैं, अपने कुछ ऐसे ग्रह रखे हुए हैं कि अपने ऊपर आने वाली बला वो उस घर पे टाल देता है। जब भी कोई बला उस घर पे आएगी तो वो अपनी बला दूसरे ग्रह पर टाल देगा। जैसे जुपिटर जब भी कोई बला आती है
तो केतु देव खराब होते हैं। सूर्य पे कोई बला आती है तो केतु देव खराब होते हैं। चंद्रमा अपनी बला मंगल, जुपिटर और सूर्य पर डालता है। बुध अपनी बला शुक्र पर डालता है। शुक्र अपनी बला चंद्रमा पर डालता है। शनि राहु केतु पर डालता है। राहु केतु पर डालते हैं। इस पूरे सिनेरियो में आपने एक चीज देखी कि जो सबसे ज्यादा खराब होता है, जो किसी भी ग्रह पे विपत्ता आने वाले पे खराब होता है, विपत्ति आने पर ग्रह खराब होता है, वो होता है हमारा केतु देव। केतु देव को खराब ना करना, केतु देव को हमेशा मेंटेन रखना, इसका सबसे बड़ा उपाय है। केतु देव के उपाय क्या करना? घर की छत पे ध्वजा लगाओ, अवॉइड बैक बाइटिंग, किसी की चुगली ना करें, पीछे से किसी की बुराई ना करें, अपना केतु हमेशा सही रखें। ये केतु देव का सबसे बड़ा उपाय होता है। मान सम्मान बढ़वाते हैं जग में आपका। सबसे पहले खराब भी यही होते हैं, किसी भी ग्रह पे विपत्ति आती है तो इनको ठीक रखना बहुत जरूरी है। कोई भी ग्रह ऐसी, देखिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ केतु देव की कुर्बानी के बकरे कैसे काम करते हैं। मेरे पास एक केस आया पिछले कुछ समय में, 1-1.5 महीने 2 महीने पहले की बात है। एक दोस्त मेरे पास आया, मैं ऐसे ही घर के बाहर खड़ा था, तो वो अपनी गुड़िया को लेके आया, छोटी सी गुड़िया उसकी 3 या 4 साल की। हाथ में छोटे छोटे उसने चांदी के कड़े जो शुरुआत में पहनवाए थे वही पहनाए हुए, बड़े अच्छे लग रहे, बड़ी सुंदर लग रही वो गुड़िया। तो मैंने कहा भाई एक हाथ में ही कड़ा पहना हुआ है गुड़िया ने, दूसरे हाथ का कड़ा कहाँ गया? गुड़िया के एक हाथ में ही कड़ा पहना हुआ है, दूसरे हाथ में कड़ा नहीं है, तो दूसरे हाथ में कड़ा कहाँ गया गुड़िया का? वो बोलता है जी कड़ा घर पे रखा है गुड़िया का, क्योंकि गुड़िया के उस कड़े की ना गोलाई बिल्कुल बैंड हो गया, वो चपटा हो गया, गोलाई खराब हो गई और वो घर पे रखना पड़ा। एक ही पहना हुआ है, ये भी निकाल दूंगा या उसको ठीक करवाऊंगा, इसकी भी गोलाई हल्की हल्की खराब हो रही है। देखिए अब आप उसने ना मुझे सारी चीजें बता दी, इतना ही बहुत होता है। बाहर खड़े हैं रोड पे, मैंने उससे कहा कि भाई गुड़िया को एक बात बता, स्किन पे दाने दाने कुछ हो रहे हैं? बोला हाँ जी दाने दाने बहुत ज्यादा हो रहे हैं। मैंने कहा गुड़िया के कपड़े बहुत ज्यादा फट रहे हैं इसके? बोले जी कपड़े भी बहुत ज्यादा फट रहे हैं, रोज फटवा लेती है एक फ्रॉक, शर्ट पहनाओ शर्ट फाड़ लेती है, सूट पहनाओ सूट फाड़ लेती है, पता नहीं क्या कर रही है। कुछ नहीं साथियों, देखो ये क्या होता है, मैंने कैसे पकड़ी ये चीज। गुड़िया ने हाथ में कड़े पहने हुए थे चांदी के, जो घर पे कड़ा रखा उसकी चांदी खराब नहीं हुई है, चांदी एज इट इज है, चांदी उतनी है जितनी थी, उसकी गोलाई खराब हो गई, दूसरे कड़े की भी गोलाई खराब हो रही है। गोलाई खराब मतलब बुध खराब, सिम्टम्स संकेत आने शुरू हुए कि बुध खराब हो रहा है। अब बुध खराब हो रहा है तो बुध किसकी बलि लेगा? बुध लेगा शुक्र की बलि। तभी पूछा कि बच्ची के कपड़े फट रहे हैं, क्योंकि आजकल रेडीमेड कपड़े पहनते हैं सब बच्चे, रेडीमेड कपड़े शुक्र। बोले जी कपड़े बहुत फट रहे हैं, महंगे महंगे फ्रॉक पहनाते हैं, किसी फंक्शन में जाने से पहले बच्ची फाड़ देती है, पहले उनके फंक्शन में बाद में पहुंचती है, पहले फाड़ देती है, यानी फंक्शन में तो फाड़ ही लेगी। स्किन पे इतने सारे दाने दाने निकले, वहां तक गए और ठीक नहीं हुई। अब यहाँ पे स्थिति देख के बुध के और शुक्र के उपाय करा दो, बच्ची बिल्कुल ठीक रहेगी। जनरल उपाय करा दो, बहुत अच्छे से ठीक रहेगी, बच्ची की सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। उसने मुझे बड़ा धन्यवाद देता, बोला यार मैं डॉक्टर को इतना पैसा लगाया ना, स्किन ठीक हो रही थी और बोला फ्रॉक भी बच गए। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन दे सकते हैं, ये कुर्बानी के ग्रह का होता है। आगे भी बताऊंगा, एक और होता है, थोड़ा और अगले एग्जांपल के साथ बताऊंगा, क्योंकि अगला प्रश्न भी इसी से रिलेटेड है। मुश्नुई ग्रह, बोले कि मुश्नुई ग्रह क्या होते हैं पंडित जी? मुश्नुई ग्रह क्या होते हैं जी? 2 ग्रहों से मिलके किसी तीसरे ग्रह का बनना। जब 2 ग्रह जुड़ते हैं तो उन 2 ग्रहों से जुड़ के एक तीसरा ग्रह बनता है जिसे मुश्नुई कहते हैं। 2 ग्रहों से मिलके तीसरा ग्रह को मिलना मुश्नुई ग्रह कहलाता है। हर ग्रह से मिलके, हर 2 ग्रह मिलके एक तीसरा ग्रह बनाते हैं। देखिए जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, पिता पुत्र की लड़ाई में पत्नी का चले जाना। टीवी सीरियल से जोड़ के मत देखना, जैसे टीवी सीरियल में होता है ना कि पिता पुत्र लड़ रहे हैं, पीछे से बीवी आ गई झगड़े में तो बीवी को चोट लग जाएगी, नहीं ऐसा नहीं। पिता पुत्र के झगड़े में, ये मैं वो वर्डिंग्स बता रहा हूँ इस तरीके से पंडित जी ने लिखी है, पिता पुत्र के झगड़े में पत्नी का चले जाना। बेसिकली क्या होता है? पिता होता है सूर्य, पुत्र होता है शनि। जब इन दोनों का आपस में संबंध बन रहा होता है तो जब शनि पे चोट लगती है तो शनि किसको करते हैं खत्म? राहु केतु। बताया मैंने आपको कुर्बानी की ग्रह के। और राहु केतु को जब जोड़ते हैं, जब राहु केतु जुड़ते हैं
तो राहु केतु का जो जुड़ने वाला मुश्नुई में कहलाता है वो कहलाता है शुक्र ग्रह। इसे लाल किताब में एक बार और भी एक तरीके से लिखा हुआ है, छठे घरे में सूर्य आवे और 12वें शनि आ जावे। छठे घर सूर्य 12वें शनि आ जावे तो औरत पे औरत मरती जावे। दोनों का दृष्टि संबंध बना, दोनों का आपस में रिलेशन बना, तो शुक्र खराब हुआ और औरत पे औरत मरती जाए। ऐसे बंदे की स्थिति में 2 विवाह कम से कम होते हैं, एक बीवी तो मरनी तय ही तय है, एक से ज्यादा मर जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं। इतनी छोटी छोटी सी चीजें देख के एक नजर में बता दोगे। सामने वाला बंदा है, बोला जी बीवी पहले चली गई है, बोला जी चली गई, दूसरी भी जाने वाली है, वो भी इसी हालत में। ऐसे बंदे को ये भी बोल दो, बोला तेरे घर का जो कमरे का दरवाजा होगा वो साउथ की तरफ खुलता होगा, बंदा कहेगा हाँ जी पॉइंट तो है मेरे बेडरूम का साउथ की तरफ ही खुलता है। ऐसे बंदे को बोलते हैं औरत पे औरत मरती जाए। ये मुश्नुई ग्रह होते हैं। अगला एक मेरे को बताया गया, मेरे पास जो सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन हो रहे हैं, मैं थोड़ा सा जल्दी लूंगा, वीडियो पहले ही बहुत लंबी हो चुकी है। ऋण पितृ ऋण, क्रुएलिटी ऋण, ये क्या होते हैं पढ़िए। देखिए ऋणों के बारे में मैं एक छोटी सी चीज बताता हूँ। ऋण होते हैं कोई करे करे कोई भरे कोई। आपकी पत्री में कई बार ऐसे योग बन रहे होते हैं, आपकी पत्री में कई बार ऐसे योग बन रहे होते हैं कि जो आपको तो भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, आने वाली नस्लों को भी भुगतने पड़ेंगे। पितृ ऋण का सबसे ज्यादा चलन चलता है, पितृ ऋण पितृ ऋण पितृ ऋण। दुनिया भर के पंडित जी आधे लोग तो इसी चीज को बताते रहते हैं कि भाई पितृ ऋण बड़ा हुआ है, लंबी लंबी पूजाएं बता देते हैं। देखिए पितृ ऋण क्या होता है, कैसे बनता है। अगर आपके पूर्वजों ने कभी कोई मंदिर तुड़वाया है या मंदिर तुड़वाने में सहयोग किया है, कभी कोई पीपल का पेड़ कटवाया है, या कभी कोई आपके जो कुल पुरोहित होते हैं उनका अपमान किया है, किसी ब्राह्मण का अपमान किया है, किसी गुरु का अपमान किया है, तो वो इतना भयंकर ऋण बनता है कि वो आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। आप इसमें एक चीज देखेंगे, पूरे का पूरा परिवार होगा, बोला कि मेरे पिताजी और 7 भाई 4 बहनें हैं। अब लाइफ देखो, उनकी लाइफ में एक एक मेजर इवेंट खराब होगा। किसी के यहाँ लड़का नहीं हो रहा होगा, किसी का लड़का होके मर गया होगा, किसी की वैसे स्थिति खराब होगी। हर व्यक्ति की लाइफ में एक एक इवेंट जरूर खराब देगा ही देगा, और जब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं करवाओगे आने वाली नस्लों पे, आने वाली पीढ़ियों पर ये चलता रहेगा। कई सारे ऋण हैं, सूर्य का ऋण है, शनि का ऋण है, हर ग्रह के ऐसे ऋण होते हैं। क्रुएलिटी ऋण है, स्त्री ऋण है, किसी स्त्री का जी 2 शादियां हुई होंगी आपके इसमें, बोले जी पहले के समय में तो हो ही जाती थी 2 शादियां, बिल्कुल हो जाती थी, परंतु 2 शादियां होने में एक बीवी का अपने आप मर जाना या एक का मार देना, मारा है तो स्त्री ऋण बनेगा ही बनेगा। आत्मा से उसकी जो नेगेटिव वाइब्स निकली हैं वो भुगतनी पड़ेगी पीढ़ियों तक। अगर 2 बीवी हैं, दोनों जिंदा है, एक को आपने मृत्यु तुल्य कष्ट देके जिंदा रखा है, हमेशा मृत्यु तुल्य कष्ट दिया, तो वो आगे तक आपको भुगतना पड़ेगा ही पड़ेगा, कोई सॉल्यूशन नहीं है उसका। उसके उपाय भी हैं लाल किताब में, परंतु सबसे पहले चीजों को ठीक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। वो उपाय में मैं बताऊंगा आगे चीजें किस तरीके से लोगों को देखनी होती है। एक मेरे पास वो प्रश्न आता है जो सबसे ज्यादा है, 10वें घर का सूर्य। साथियों 10वें घर का सूर्य क्या है? लोग ये बोलते हैं कि जी 10वें घर का सूर्य हमारे वैदिक में, हर साइंस में, बाकी में बड़ा अच्छा माना गया है कि 10वें घर का सूर्य आ गया तो बड़ा अच्छा है, और लाल किताब इसको टोटली कहता है कि 10वें घर का सूर्य अच्छा नहीं होता। देखिए साथियों, मैं इस चीज पे थोड़ा सा जितना नॉलेज है मेरे पास वो मैं बताना चाहूंगा कि 10वें घर में अगर सूर्य है तो वो अच्छा नहीं होता। 10वें घर के सूर्य को अपने कर्म क्षेत्र में बैठा है, सूर्य बैठा है, सूर्य की तरह चमकेगा, परंतु लाइफ की ऐसी स्टेजेस आएंगी जहां पर उसको कार्य क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। नौकरी जा सकती है, कार्य क्षेत्र पूरी तरह से बैठ सकता है, बिजनेस पूरा का पूरा खत्म हो सकता है। ये 10वें घर का सूर्य झटके देता है, झटके मिलते हैं, यहाँ पे झटके मिलते हैं, क्योंकि ये जो घर है ये सूर्य का नहीं है, ये घर शनि देवता का है। 10वें घर को पक्का घर शनि देवता का माना गया है। झटका जरूर लगता है लाइफ में, इस चीज को गांठ बांध दो, जरूर झटका मिलेगा। ऐसे व्यक्तियों के आप पकड़ के देख लो,
आप ऐसे व्यक्तियों का पूरा डिटेल एनालिसिस करके देख लो, या तो व्यक्ति के जीवन में शारीरिक रूप से झटके बड़े मेजर आए होंगे या कार्य क्षेत्र के हिसाब से बड़े मेजर आए होंगे। कई बार क्या होता है साथियों, ऐसे में बंदा गवर्नमेंट जॉब में लग रहा होता है, सिक्योर सी जॉब होती है, ठीक है, जॉब जाने के चांसेस नहीं है, बट शरीर पे मृत्यु तुल्य कष्ट आते हैं, ब्रेन हेमरेज, हड्डियों का मेजर रोग, बैक पेन का मेजर रोग, हृदय आघात, बड़ी कॉमन सी बात होती है। कार्य क्षेत्र की इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स आती है, शरीर के साथ साथ कार्य क्षेत्र की प्रॉब्लम सबसे ज्यादा आती है। अगली चीज आती है कि उपाय क्या क्या होते हैं। उपाय शादी के समय के कुछ उपाय होते हैं, कुछ कुंडली के होते हैं, कुछ वर्ष फल के होते हैं। देखिए साथियों, मैं सारे उपाय तो भी बता नहीं पाऊंगा, बट मैं कुछ जनरल उपाय आप लोगों को जरूर बताऊंगा। उपाय क्या होते हैं इसमें? देखिए, उपाय के बारे में एक छोटी सी चीज ये कही जाती है कि उपाय, अगर कहीं बारिश हो रही है तो बारिश में छतरी की तरह काम करेंगे। आप मेरे पास आए, मैंने आपको बता दिया कि भाई बारिश होने वाली है, छतरी लेके निकलिए। बारिश होने वाली है, कपड़े सफेद मत पहनिए, छींटे लग जाएंगे। बारिश होने वाली है, सामने गड्ढा है, वहां से मत जाइए, दूसरे रास्ते से जाइए। उपाय ये चीज होती है। बारिश को कोई भी नहीं रोक सकता। अगर कोई पंडित जी, कोई ज्योतिषी कहता है मैं बारिश रोक सकता हूं, तो वो झूठ बोल रहा है। अल्टीमेटली डिवाइन पावर है। ब्राह्मण होने के नाते, ज्ञान होने के नाते हम आपको एक तरीका बताते हैं, इस तरीके से पूजा करनी है, श्रद्धा विश्वास आपका होता है। उपाय बारिश में छतरी की तरह काम करेंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं कि आपके सामने शेर आके खड़ा हुआ है, शेर आपको खाने के लिए आया है, प्रॉब्लम है, आप इधर खड़े, तो हमें उपाय से एक आपके और शेर के बीच में एक दीवार बनानी है, ना कि शेर को गोली मारनी है। बिल्कुल अलाउड नहीं है ज्योतिष में। जो ऐसे काम करते हैं वो तांत्रिक हो जाते हैं, दूसरे दुनिया में जाके जीते हैं, बुरा हाल होता है लास्ट में। आपको शेर के और अपने बीच में एक दीवार बनानी है, तो शेर के और अपने बीच में दीवार बनाई तो शेर वहां से दहाड़ भी मारेगा, आपको शेर दिखता भी रहेगा, शेर की आवाज भी सुनती रहेगी, पर शेर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। ये उपाय होते हैं। अरे यार, ये क्या कम है कि शेर आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा? दहाड़ तो मारेगा ही यार, आपके पुनर्जन्म के कर्म उसके हिसाब से आपको ऐसा मिला। शेर दिखेगा भी, बट बिगाड़ कुछ भी नहीं पाएगा। ये ब्यूटी होती है उपायों की। उपायों के बारे में एक छोटी सी चीज और बताई जाती है। देखिए, उपाय के बारे में क्या होता है, उपाय करने से पहले हमें कुछ अपने कर्म ठीक करने बहुत जरूरी होते हैं। जो व्यक्ति पिता का मान सम्मान नहीं करता, पिता की चीजें नहीं करता, पिता के लिए चीजें नहीं ठीक सोचता, तो वो आदमी के सन के सूर्य के जितने भी उपाय कर ले सब बेकार हो जाते हैं। पिताजी कह रहे हैं बेटा पानी दे दे, बेटा कहता है पापा रुको, पानी आप लेके पी लो, मैं सूर्य के उपाय ढूंढ रहा हूँ यूट्यूब पे। कोई फायदा नहीं। भाइयों से झगड़ा कर लो, जितने मर्जी लठ बजा लो, भाइयों से लठ बजा लिए और मंगल के उपाय करते रहो, कोई फायदा नहीं। मेहमान आए तो देख के माथा चढ़ा लिया, कोई फायदा नहीं। बहन बुआ बेटी से बनती नहीं है, उनके पास आना नहीं, कभी 10 रुपए निकाल के बहन बुआ बेटी को देने नहीं, और बुद्ध के उपाय पे हजारों रुपए खर्च करते। मजदूर के पैसे ना देना, मजदूर के पैसे समय पे ना देना, मजदूर के पैसे कम देना, क्रुएलिटी ऋण भी बनता है, शनि का ऋण भी बनता है, मैं ऋण में बता रहा था। और दूसरी चीज, आप शनि के जितने मर्जी उपाय कर लो फायदा नहीं होगा। शनि के उपाय में हम हमेशा सबसे पहले कहते हैं भैया अगर किसी मजदूर का पैसा बकाया है तो पहले वो पैसा दो, उसके बाद शनि देवता के उपाय करना, नहीं तो नहीं। ये चीज उपाय में देखना जरूरी है। इसके बाद क्या आता है, लाल किताब क्या बोलती है कि आपके जीवन में अगर लग्न चार्ट में हमेशा सारे ग्रह अच्छे बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा जीवन बढ़िया चलेगा। आपके वर्ष फल में हर वर्ष, आपके हर जन्मदिन से लेकर अगले जन्मदिन तक एक कुंडली ऐसी बनेगी जो आपके जीवन को थोड़ा उथल पुथल भी कर सकती है, या खराब है तो बहुत अच्छी कर सकती है। सिचुएशन, अगर किसी की स्थिति ऐसी है कि भाई मेरे जीवन में बहुत अच्छा चल रहा है बट सडनली मेरे बर्थडे के बाद से चीजें खराब होनी शुरू हो, वर्ष फल चेक करो। इसमें एक चीज मैं और बता देता हूँ, एक बड़ा बेकार सा हमने कल्चर स्टार्ट किया है वेस्टर्न वर्ल्ड से इन्फ्लुएंस होके, कि जब भी बच्चे का, बड़े का, किसी का भी बर्थडे होता है तो हम रात को 12 बजे उठ के उसको विश करते हैं हैप्पी बर्थडे, जो कि सबसे गलत है। आपके जन्मदिन वाले दिन आपका पूरा अगले 1 साल का भविष्य तैयार हो रहा होता है, आपकी पूरे अगले 1 साल की कुंडली तय होती है, और उसे आप रात में तय करवा रहे हैं, एक दिन पहले तय करवा रहे हैं। अगले दिन सूर्य के प्रकाश निकलने के बाद, सूर्य की किरणें निकलने के बाद जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए, तो आधी चीजें तो वैसे ही आपकी ठीक हो जाती है। आधी चीजें तो आपकी वैसे ही ठीक हो जाती है। वर्षफल की कुंडलियां इंपैक्ट दिखाती हैं,
कोई ग्रह अगर खराब पोजीशन में है और वर्षफल में अच्छी में आ गया तो अच्छे रिजल्ट दे जाएगा। अगर आपका लगन चार्ट में अच्छा है और खराब पोजीशन में आ गया तो अच्छे रिजल्ट्स कम हो जाएंगे या खराब रिजल्ट देगा। उसकी हम रेमेडीज करने की ज़रूरत होती है। इन्हीं रेमेडीज के थ्रू हम कुछ ऐसा काम कर सकते हैं, ग्रहों को अपने वांछित हाउसेज में, वांछित घरों में पहुंचा सकते हैं। पानी में जल प्रवाह करा सकते हैं, उसकी भी कंडीशंस होती हैं। मंदिर में रख सकते हैं, गाड़ सकते हैं। आप जाके चीज स्कूल के पास रख के आ सकते हैं, सरकारी स्कूल के पास, सरकारी कोर्ट के पास रख के आ सकते हैं, शमशान में रख के आ सकते हैं। आप किसी गौशाला में जाके गाय को खिला के आ सकते हैं, शिव जी पे दूध चढ़ा के आ सकते हैं। ऐसे उपाय हैं जिनसे आप ग्रहों को अपने वांछित घरों में पहुंचा सकते हैं। ये सूत्र भी बहुत सारे हैं लाल किताब के, मैंने जैसे आपको कुछ एग्जाम्पल बताया, और ऐसे ही बहुत सारे विधि हैं जिसके द्वारा हम ग्रहों को वांछित घरों में पहुंचा सकते हैं और उनसे रिजल्ट्स ले सकते हैं। मैंने जितने प्रश्न मेरे पास आए थे मैंने सबका क्वेश्चन आंसर किया है। अगर कुछ और भी रह जाते हैं तो आप मुझे कर सकते हैं, जिन पे हम अलग से दोबारा वीडियो बना के आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ मैंने आप लोगों के क्वेश्चंस का आंसर अच्छे से दिया और आप लोगों को जो मैंने बताया वो आपको समझ में आया। आप सभी का कल्याण हो, इसी शुभकामना के साथ जय ज्योतिष।